नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं डीएस सैनी चैनल पर। प्यारे साथियों, आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। आपकी कमेंट, आपके जो व्यूज़ है उनसे मुझे पुनर्बलन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी सी कमी ये रही है कि मैं जैसे चैनल को चेक कर रहा हूँ तो बिना सब्सक्राइब किए करीबन 50 से 55% लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही पढ़ रहे हैं। तो साथियों, आपसे करवद निवेदन है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ऐसी भूल में भी नहीं रहे, और लाइक करें। शेयर करना आपका काम बनता है और आप कर रहे हो, मुझे इतना सा विश्वास है, तभी तो ये व्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अपन आगे, अपना परिवार बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये स्लोगन आपके सामने है, ये मैं हर क्लास में लिखता हूँ, आओ साथियों करें दमदार तैयारी। और हम दमदार तैयारी के साथ ही चल रहे हैं। किसी भी कंडीशन में अपन पेपर को बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल भी। मैं आपसे हर क्लास में ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है, खुद का आत्मविश्वास है कि मैं जो आपको क्लासें बना रहा हूँ, हर क्लास में से मैं ये सोचता हूँ, ये मानता हूँ कि 1% आना ही चाहिए, और आता ही है और आएगा भी। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट हम पूरे 5 पेजों में से इतने ही से प्रश्न निकाल सकते हैं कि इनमें से 5 पेजों में से ये प्रश्न 10% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ही मैं आपको सीधा सीधा मोस्ट पढ़ाता चल रहा हूँ। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं साथियों, वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने होने वाला है कि आपको मतलब आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ से तो सवाल आता ही है और आएगा ही। ये देखिए, आप सरस्वती पत्रिका को आप पढ़ने वाले हैं। शायद ही मुश्किल से कोई सी एग्जाम निकलती है जिसमें सरस्वती पत्रिका में से प्रश्न नहीं बनता है। निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं, और द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको अपन पढ़ने वाले हैं कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी विशेषताएं रही है जिनके कारण द्विवेदी युग आपका एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता चला गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बहुत आगे हो गया। तो साथियों, सरस्वती पत्रिका के बारे में भी पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से। सरस्वती पत्रिका में जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादक मंडल था उसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादक मंडल था उसमें से कौन सा कवि शामिल है या नहीं है, ऐसे सवाल आपको पूछेगा। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका की शुरुआत कब हुई ये आपको देखना है। इसके प्रथम संपादक कौन थे, बाद में कौन बने हैं, है ना। कब से कब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं, इसके बाद में भी कौन रहे हैं, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत ही मज़ा, बहुत आनंद आपको आने वाला है। साथियों, मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँ तो सीधी सीधी से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले पेज पर अपन चलते हैं और यहाँ आते हैं अपन। देखो, सरस्वती पत्रिका। सबसे पहला सवाल तो आपका यहीं से बनेगा कि सरस्वती पत्रिका मासिक है या पाक्षिक है या वार्षिक है या सभी। इस तरीके से विकल्प आपके सामने आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सरस्वती पत्रिका है, ये आपकी जो सरस्वती पत्रिका है, ये कौन सी पत्रिका है आपको पता हो, ध्यान हो तो देखिए, ये है मासिक पत्रिका है। यानी ये मासिक यानी महीने महीने से चलती थी, एक माह में एक बार आती थी, मासिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। इसलिए आपको मोस्ट प्रश्न यहीं से बनता है कि सरस्वती पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित ये होती थी, ये सवाल भी आपको अलग अलग जगह के नाम दे करके पूछ लेगा। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकाशित कहाँ से होती है, ये काशी से, यानी काशी से ये प्रकाशित होती थी। तो 2 सवाल तो आपके यहीं पर क्लियर है कि सरस्वती पत्रिका किस प्रकार की है, मासिक है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो काशी से। क्लियर है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए तो। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे एक बंगाली सज्जन पुरुष थे। और बंगाली सज्जन कौन थे, वो कौन है, चिंतामणि घोष है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि एक ये बंगाली जो सज्जन आदमी है वो कौन है, चिंतामणि घोष है। इसने इसका निश्चय किया कि सरस्वती पत्रिका को प्रकाशित कराया जाए। ऐसा निश्चित ही किया है, इसने करवाया नहीं है, है ना। और ये जो चिंतामणि घोष थे, ये चिंतामणि वो नहीं है जो रीतिकालीन कवि है, चिंतामणि घोष नाम है इनका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन प्रेस के मालिक थे ये। कौन, चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस
इसके मालिक थे, इन्होंने इसके बारे में निश्चित किया कि ये पत्रिका प्रकाशित होनी चाहिए। ऐसा निश्चय किया है बंगाली सज्जन कौन, चिंतामणि घोष के द्वारा। ये किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि इन्होंने निश्चित किया। आगे चले तो साथियों देखेंगे अपन, सर्वप्रथम इसका प्रकाशन वर्ष है सरस्वती पत्रिका का, वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता होना चाहिए। 1900 ईस्वी, यानी यहाँ से 1900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है सरस्वती पत्रिका की। अब देखो ये बात तो सब सही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत 1900 से हो गई, लेकिन बात यह है कि इसको सबसे पहले जब संपादित किया तो 1 आदमी कोई भी इसका संपादक नहीं था। सबसे पहले जब संपादित हुई है तो प्रकाशित हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें एक संपादक मंडल था पूरा। और संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि प्रथम 1 वर्ष, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रथम 1 वर्ष, ये देखो ये प्रथम 1 वर्ष का संपादन संपादक मंडल द्वारा किया गया। 1 वर्ष का मतलब 1900 से लेकर 1901 तक 1901 तक इसका संपादक मंडल द्वारा किया गया संपादन। पूरा मंडल शामिल था। उस मंडल में कौन कौन है, तो उस मंडल में देखो, एक तो किशोरीलाल गोस्वामी है, दूसरे राधा कृष्ण दास है, तीसरे बाबू श्याम सुंदर दास है, तीसरे कार्तिक प्रसाद है, और चौथे हैं जगन्नाथ दास। कौन है, जगन्नाथ दास। ये चारों के चारों कवि, पांचों कवि, ये किसमें थे, संपादक मंडल में थे। यानी सरस्वती पत्रिका का जो 1 साल का संपादन था उसमें ये 5 ही शामिल थे, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बाबू श्याम सुंदर, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास। ये 5 कवि इसमें शामिल थे संपादक मंडल में। तो इसको मैंने आपको एक याद करने के लिए नॉर्मल सी एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो याद कर लेना, नहीं तो 5 के नाम याद कर लेना। किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के महीने में जगन्नाथ की यात्रा पर गई। क्या लिखा मैंने, किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ, किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना आता है ना, कार्तिक का महीने में जगन्नाथ की यात्रा पर गई। किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ, किसके साथ गई है, किशोरी राधा है ना, किसके साथ में, राधा किशोरी कह दो या किशोरी राधा कह दो, बाबू श्याम सुंदर के साथ कार्तिक के महीने में गई है। और कहां पर गई है, जगन्नाथ की यात्रा पर गई है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि किशोरी से किशोरीलाल गोस्वामी है, राधा से राधा कृष्णदास है, बाबू श्याम सुंदर से बाबू श्याम सुंदर दास है, और कार्तिक के महीने से यहां आप ध्यान रखेंगे कार्तिक प्रसाद है, और जगन्नाथ की यात्रा पर गई है तो यहां जगन्नाथ से जगन्नाथ दास है। ये 5 की 5 किसमें शामिल थे, संपादक मंडल में शामिल थे। क्लियर हो गई ना बात। अब इससे बेहतर तो मैं भी नहीं समझा सकता। अब अगर आपको अब भी याद नहीं होता है तो आप अपना तरीका अपना सकते। तो किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर के साथ, है ना, कार्तिक के महीने में जगन्नाथ की यात्रा पर गई है। क्लियर है, ये 5 कवि संपादक मंडल में शामिल थे। क्लियर है, आगे चलते हैं साथियों। आगे बात करें तो देखिए यहां मैंने आपको 3 पॉइंट लिखे हैं, बड़े खासे पॉइंट है। 1900 से 1901 तक तो रहा पूरा संपादक मंडल, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपका 1900 और 1900 से आपका 1901 तक तो रहा है संपादक मंडल, जो मैंने आपको इधर की तरफ पढ़ा दिया है, ध्यान रखेंगे ये। और संपादक मंडल में कौन कौन है, किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर दास के साथ कार्तिक के महीने में जगन्नाथ की यात्रा पर गई है। किशोरी से किशोरीलाल गोस्वामी है, राधा से राधा कृष्ण दास है, और आपके बाबू श्याम सुंदर से बाबू श्याम सुंदर दास है, कार्तिक प्रसाद है, जगन्नाथ दास है। ये तो थे 1900 से 1901 तक संपादक मंडल में शामिल। 1901 ईस्वी में कौन बन गए, अब यहां तक तो संपादक मंडल था। अब इन 5 जो पिछले बताए उनमें से बाबू श्याम सुंदर दास को ही इसका क्या बना दिया, संपादक बना दिया, अकेले को ही, है ना। और ये पत्रिका इस टाइम पर कहां से प्रकाशित है, काशी से प्रकाशित है 1901 में। कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। और 1901 और 2 यहां तक तो चले हैं कौन, बाबू श्याम सुंदर दास,
और यहां देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यह सवाल आपको पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे हैं? तो 1903 से लेकर के 1920 तक। वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक बने तो यह पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? ऐसा सवाल अंदर से पूछ सकता है। तो कहां से होती थी? इलाहाबाद से। कहां से होती थी? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। क्लियर है? और 20 के बाद में 20 से आपके 47 तक, 1947 तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे हैं। क्लियर है? मैंने सारी बातें क्लियर कर दिया अच्छे तरीके से। 1900 से 1901 तक संपादक मंडल रहा है, जिसमें 5 कवि है, किशोरी राधा बाबू श्याम सुंदर दास के साथ कार्तिक के महीने में जगन्नाथ की यात्रा पर गई है। और 1901 से 2 तक, यानी यहां देखेंगे आप, बाबू श्याम सुंदर दास को इसके संपादक बनाया गया। इसके बाद में 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। और इस वक्त पर पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी है। 1920 से 47 तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे हैं। आगे की बात कर रहा हूं। नोट देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश, तो देखिए आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का क्या कहा है? विश्वकोश कहा है। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, फिर से आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का क्या कहा है? विश्वकोश कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे अपन तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कविता देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो प्रथम कविता आपको ध्यान रखनी, हे कविते। हे कविते इस सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे। शुक्ल ने क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है कौन? सरस्वती पत्रिका। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की पहली कविता थी हे कविते। और हे कविते है, ये सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। कब छपी थी? 1900 ईस्वी में छपी थी, ध्यान रखेंगे। देखिए अगली पंक्ति में आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, उनके द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? उनके द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी बताई थी इंदुमती को। और जो इंदुमती है ये कब? 1900 में ही। और किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती में। ये सवाल भी पूछता है कि इंदुमती पत्रिका है वो इंदुमती जो कहानी है वो किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती में। और इसको पहली कहानी किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 3 सवाल इसी में छपे हुए हैं। और कब छपती थी? 1900 ईस्वी में। क्लियर है? 3-4 सवाल आपके एक लाइन में क्लियर है। अगले देखेंगे भारतेंदु युग। देखते द्विवेदी युग की बात करते हैं अपन अब आगे। तो भारतेंदु युग तक इसकी भाषा क्या थी? तो देखेंगे गद्य की जो भाषा थी वो तो खड़ी बोली थी भारतेंदु युग तक। तो अपन पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग की बात, ये सारी है ना। भारतेंदु युग तक तो खड़ी बोली थी गद्य की, और पद्य की बोली थी, भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा। यानी गद्य तो लिखा जाता खड़ी बोली में और पद्य लिखा जाता था कौन सी में? ब्रज भाषा में। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य और पद्य, ये देखो द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा कौन सी? खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया। भारतेंदु युग तक तो गद्य खड़ी बोली, पद्य ब्रज भाषा, और द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया। ये भाषा के बारे में ध्यान रखना आपको। क्लियर बात हो गई? ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे साथियों द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं पर। द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो पहली विशेषता के बारे में मैंने चर्चा की है यहाँ पर, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं कब? द्विवेदी युग में। लेकिन शब्द का प्रयोग इसका करता है इतिवृत्तात्मकता। इस युग की विशेषता रही है द्विवेदी युग की।
राष्ट्रीय एकता की भावना रही है, बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ पर ये प्रधान भावधारा रही है। राष्ट्रीय एकता तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो प्रधान रूप से यहाँ पर लागू रही। तो राष्ट्रीय एकता की भावनाएं मिलती है। और उपेक्षित जो नारी पात्र थे, उपेक्षित जो नारी पात्र थे उनको काव्य में प्रतिष्ठा मिली है। कौन से युग में? द्विवेदी युग में। तो उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य में प्रतिष्ठित किया है। कौन से युग में? द्विवेदी युग में। ध्यान रखेंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें मिलता है, क्योंकि मानवता होगी ही जब वो उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य में ले रहे हैं, तो मानवता तो निश्चित रूप से है ही। तो मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है किसमें? द्विवेदी युग में। क्लियर है? इस युग में खास बात क्या रही कि इस युग में प्रबंध काव्य भी लिखे गए, इस युग में खंड काव्य भी लिखे गए, इस युग में मुक्तक काव्य, तीनों काव्यों की रचना की गई। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों ही काव्यों की रचना इस काल में की गई थी। अगला देखेंगे, भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया माना जाता है किसको? द्विवेदी युग को। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया में कौन आया है? तो द्विवेदी युग आया है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। हास्य और व्यंग का काव्य है ये, बिल्कुल इसमें हंसी मजाक की बात भी खूब सारी देखने को मिलती है। जब अपन द्विवेदी युग को पढ़ते हैं, इनकी कविताओं को पढ़ते हैं, इनके गद्य पद दोनों को पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। हास्य व्यंग का काव्य भी इसको माना जाता है। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा है। आदर्शवाद मानववाद होगा ही। जब नारी को प्रतिष्ठित कर दिया, उपेक्षित नारी को, तो आदर्शवाद तो होगा ही। क्लियर है? सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सामाजिक यथार्थ यहाँ मिलेगा, क्योंकि समाज के बारे में बहुत सारी कविताएं, रचनाएं इस युग में लिखी गई। नैतिकता का प्रधानता है, बिल्कुल नैतिकता की प्रधानता इस काव्य में मिलती है। क्यों मिलती है? आपको पता है। एक ही लाइन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कि उपेक्षित नारी पात्रों को यहाँ पात्र बनाया गया, मजदूरों को पात्र बनाया गया, इसलिए नैतिकता का प्राधान्य यहाँ पर मिलता है। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है और छंद वैविध्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथियों, आप 9983 और 374293 पर आप कोई भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मुझे सलाह दे सकते हैं, आप ले सकते हैं। कैसी रही है क्लास? ईमानदारी से दिल खोल करके बता देना साथियों। है इतनी प्यारी सोच तुम्हारी ना होती तो मुलाकात तुमसे हमारी ना होती। तरसते रहते ऐसी दोस्ती के लिए यदि चाहत तुम्हारी ना होती। ध्यान रखना साथियों, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी साथियों को। धन्यवाद साथियों।